Dear students, today's our topic is company meaning, characteristics and nature. What is a company? A company is a separate sense in the voluntary association of persons formed for the purpose of earning a profit with the investment of capital which is transferable in shares of limited liability. It is incorporated and registered as an artificial person under the Companies Act. सामान्य अर्थ में कंपनी लाभ के लिए बनाई गई कुछ व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय है, सीमित दायित्व वाले शेयर्स में डिवाइडेड होती है और इसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। डेफिनेशन इज ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर ए कॉमन पर्पज। कंपनी से अभिप्राय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, समामेलित संघ। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। इसका अस्तित्व तभी रहता है जब इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण एवं इनकॉर्पोरेशन होना कंपलसरी है। किसी भी संघ या संस्था जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई है तथा जिसमें सदस्यों की संख्या बैंकिंग बिजनेसेस के लिए 10 और अदर बिजनेसेस के लिए 20 तक हो सकती है, इसका विधान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी की जो दूसरी फीचर्स है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को कृत्रिम या आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है। कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और अमर व्यक्ति है जिसका केवल कानून की नज़रों में ही अस्तित्व होता है। इसका ना तो कोई शरीर होता है, ना ही आत्मा होती है और न ही इसके कोई शारीरिक सुख और दुख होते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। यह कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है या लक्षण है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का समामेलन हो जाने के पश्चात इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो जाता है। कंपनी अपने किसी भी सदस्य के साथ कोई भी अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, रुपए पैसे का लेन देन कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है और दूसरों पर सूट भी कर सकती है, मीन्स केस भी कर सकती है। परपीचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका जीवन इसके सदस्यों तथा संचालकों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। कंपनी में सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु कंपनी हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट इज कॉमन सील, सार्व मुद्रा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है अतः किसी भी प्रलेख डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इसलिए कानून के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी की एक सार्व मुद्रा होनी चाहिए जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। सार्व मुद्रा कंपनी के सामान्य अस्तित्व का प्रतीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। हानि होने की दशा में कंपनी के ऋणदाता अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या। एक कंपनी में सदस्यों की संख्या पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 और मैक्सिमम इसके द्वारा इशू गए शेयर्स के बराबर हो सकती है, या इसकी संख्या हम ये कहें कि अनलिमिटेड भी हो सकती है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट,
प्रतिनिधि प्रबंध, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। वह अपने कार्यों को खुद ना करके उसका संचालन उसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, कार्य क्षेत्र की सीमाएं। प्रत्येक कंपनी का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कंपनी के उद्देश्यों का पार्षद सीमा नियम में बताया जाता है कि कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे, और उन्हीं के अंदर रहकर कंपनी को अपने काम करने होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणशीलता। कंपनी की जो कैपिटल होती है कुछ निश्चित वैल्यू के शेयर्स में डिवाइडेड होती है, जो कंपनी उसके सदस्यों द्वारा दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 44 के अनुसार डिवेंचर या कंपनी में किसी सदस्य के अन्य ब्याज चल संपत्ति के लेख के द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य अपने अंशों को स्वतंत्रतापूर्वक अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियमों द्वारा ऐसे अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की समाप्ति। जिस प्रकार कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, उसी प्रकार इसके जीवन का समाप्ति भी कानून के द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट इज कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परंतु भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग वह एक नागरिक नहीं है। एक नागरिक की भांति वह अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वह अपने मौलिक अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। कंपनी को ऐसे आधारभूत अधिकार प्राप्त नहीं है जो केवल नागरिकों को ही दिए गए। नेक्स्ट इज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, समामेलन का पर्दा उठाना या समामेलन के आवरण को हटाना। स्टूडेंट, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या है। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी क्या है कि एक सदस्यों का संघ है जो कंपनी की संपत्ति में हित रखते हैं, लेकिन समामेलन हो जाने पर कंपनी का इसके सदस्यों से जो अस्तित्व है वो अलग हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आइए, कंपनी के पृथक अस्तित्व के बारे में सालोमन एंड कंपनी का एक केस हुआ था, जिसका जो डिसीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सालोमन नामक व्यक्ति एक शूज़ का बिजनेस करता था, उसके एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम सालोमन एंड कंपनी रखा, जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसके 4 बेटे मेंबर्स थे। उसने अपना जो बिजनेस था एक कंपनी को 30,000 पाउंड में बेच दिया, जिसके रेम्यूनरेशन के रूप में उसको 20,000 पाउंड के फुली पेड अप शेयर्स और 10,000 पाउंड के डिवेंचर्स मिले। अधिक हानि होने के कारण कंपनी समाप्त हो गई। समाप्ति के समय कंपनी की संपत्तियां केवल 6,000 पाउंड की ही बेची गईं, जबकि उसके दायित्वों में समामिलन के 10,000 पाउंड के डिवेंचर्स के अलावा 7,000 पाउंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने डिमांड की कि सालोमन और सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक ही है, उसके ऋण पत्रों से पूर्व मिलना चाहिए, जबकि सालोमन का कहना था कि कंपनी उससे अलग है, मीन्स कंपनी का अलग अस्तित्व है और उसके ऋणों का भुगतान एवं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स से पहले होना चाहिए। तो न्यायाधीशों ने, जजेज ने डिसीजन दिया कि सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड कंपनी अलग है और सालोमन के ऋण पत्रों का भुगतान पहले होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति के रूप में स्वयं कुछ नहीं कर सकती, उसके समस्त कार्य संचालकों द्वारा किए जाते हैं। यदि संचालकगण कंपनी के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ कोई धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो या कोई अन्य ऐसा फ्रॉडुलेंट वर्क करते हैं, तो कंपनी के अधिनियम के विरुद्ध हो तो राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण के आदेश देने पर समामेलन का पर्दा उठाकर दोषी संचालकों या प्रबंधकों को सामने लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को मान्यता देते हुए समामेलन के आवरण को हटाकर उसके पीछे छिपे व्यक्तियों या असधारियों को प्रकट करता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जो भी डायरेक्टर्स या
मेंबर्स इसका फ्रॉड करते हैं, तब उसे समामेलन का पर्दा हटाना या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत के अपवाद। वो क्या है कि वो कौन सी सिचुएशंस होंगी, किस किस में उसको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल माना जाएगा। दो हमारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट इज अंडर स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, सेकंड इज अंडर जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस। फर्स्ट इज अंडर स्टैच्यूटरी प्रोविजंस। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैच्यूटरी मिनिमम, सदस्यों का वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम होना। यदि कंपनी सदस्यों की संख्या सार्वजनिक कंपनी में 7 से कम और निजी कंपनी में 2 से कम हो जाती है और फिर भी कंपनी लगातार 6 महीने तक काम करती है, तो इस तथ्य का जानकर प्रत्येक सदस्य को कंपनी द्वारा उपयुक्त अवधि के लिए ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराया जाएगा और ऐसे ऋणों की वसूली के लिए उन पर वादे प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी और सहायक कंपनी के संबंध स्थापित करने के लिए जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण होता है तो प्रथम कंपनी को सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कहा जाता था, तो दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। सब्सिडरी कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है और सूत्रधारी कंपनी अपने कार्यों के लिए केवल इसलिए ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती कि उसने सहायक कंपनी के निर्माण किया है अथवा उस पर नियंत्रण करती है। सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी की बपौती एवं संपत्ति मानी जा सकती है। न्यायाधिकरण ये जानने के लिए कि क्या दो कंपनियों में सूत्रधारी और सहायक कंपनी का संबंध है अथवा नहीं है, कंपनी के इस आवरण को हटा सकता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द वर्क ऑफ द कंपनी, कंपनी के कार्यों का अन्वेषण करना। यदि कंपनी के कुप्रबंध को अथवा उसका व्यापार कपटपूर्ण उद्देश्य या उसके कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने के उद्देश्य से चला जा रहा है तो इन मामलों का अन्वेषण करने के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, कपटपूर्ण व्यापार की दशा में यदि कंपनी के समापन के दौरान यह प्रतीत होता है कि कंपनी का व्यापार ऋणदाताओं या उसके अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के लिए या कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है, तो न्यायाधिकरण कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को अनदेखा करके कपटपूर्ण व्यापार के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को या कंपनी के दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर, कंपनी का नाम प्रकट न करना, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज नेम। यदि कंपनी के किसी कार्य अनुबंध में उसका नाम पूरी तरह से अथवा उचित ढंग से प्रकट नहीं किया जाता है तो जिन लोगों ने वास्तव में ऐसा कार्य या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ओनरशिप, कंपनी के स्वामित्व की जांच। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार किसी कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक निरीक्षक की नियुक्ति कर सकती है जिससे यह पता चल सके कंपनी का वास्तविक रूप से व्यक्तियों का नियंत्रण है। नेक्स्ट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण में मिथ्या वर्णन। यदि प्रविवरण में किसी प्रकार की मिस स्टेटमेंट दी गई है और जिसके आधार पर जनता ने शेयर्स को परचेज किया है तो कंपनी का प्रत्येक डायरेक्टर, प्रमोटर्स और प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाले व्यक्ति को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सेकेंड इज अंडर जुडिशली इंटरप्रिटेशंस, न्यायिक व्याख्यान के अधीन। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू, यदि किसी कंपनी या कंपनी का निर्माण विभिन्न करों जैसे आयकर, सेल्स टैक्स, मृत्यु कर, मुद्रांक आदि से बचने के लिए किया जाता है तो न्यायाधिकरण कंपनी के निर्मित व्यक्तित्व के पीछे आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान दे सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि कंपनी का समामेलन केवल कर दायित्व बचाने के लिए कराया गया है तो न्यायाधिकरण समामेलन के आवरण के अंदर के पीछे अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए यदि कोई कंपनी किसी कपटपूर्ण या अनुचित व्यवहार के लिए समामेलित की जाती है तो न्यायाधिकरण कंपनी के पृथक अस्तित्व की उपेक्षा कर सकता है और कंपनी या उसके सदस्य एक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट इज
डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कंपनी के शत्रु चरित्र का निश्चयन करना, कंपनी का शत्रु चरित्र मालूम करने के लिए भी न्यायाधिकरण समामिलन के आवरण को हटा सकता है और कंपनी को वास्तव में नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की ओर देख सकता है। यदि कंपनी के प्रबंधक शत्रु राष्ट्र के निवासी हैं अथवा भारतीय निवासी होने पर भी विदेशी शत्रु राष्ट्र के निर्देशों का कार्य कर रहे हैं, तो न्यायाधिकरण उस कंपनी का वैधानिक अस्तित्व मानने से इनकार कर सकता है।